लास्ट क्लास में ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने स्टार्ट किया था, कुछ प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ में ओवरलोडिंग। ठीक है, लास्ट हमने नेगेशन या मैं यूं कहूं कि सिंपली जो नेगेटिव ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको कि हम यूनरी नेगेशन कहते हैं, उसकी ओवरलोडिंग को डिस्कस किया था। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में पोस्ट और प्री ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट और प्री ये दोनों जो कंसेप्ट हैं वो डिक्रीमेंट के साथ में भी होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ में भी, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ में भी होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं मीनिंग समझाऊं पोस्ट और प्री का, जो हमने अभी तक देखा ही था सी में और सी प्लस प्लस में, तो देखिए यहाँ पर मैंने शो कर रखा है इसको कि सिंपली हमारे पास में एक वेरिएबल है, लेट्स से जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है, वेरिएबल का नाम है a। ठीक है, अब अगर मैं इसमें सिंपली अप्लाई करूं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन इंक्रीमेंट में भी अगर हम क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर सिंपली इस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, पोस्ट और प्री। कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली अगर हम प्लस प्लस जो है वो वेरिएबल के बाद अगर प्लेस करते हैं, तो सिंपली वो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, पोस्ट मतलब उसमें इंक्रीमेंट बाद में होगा, सिंपल पोस्ट का मतलब भी लेटर ऑन ही होता है। तो यहाँ पर भी इसी स्टेटमेंट में ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया ही था कि अगर मैं बात करूं c इक्वल टू a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू कितनी है 10। तो सबसे पहले c जो वेरिएबल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर उसमें वैल्यू असाइन होगी 10, और उसके बाद सिंपली क्या होगा, जो a वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंक्रीमेंट, लेकिन कौन सा इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसमें कि इंक्रीमेंट बाद में हुआ, पहले वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट करता है उसमें असाइन होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्री इंक्रीमेंट की, तो सिंपली इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट भी होगा और वैल्यू भी असाइन होगी, लेकिन पहले इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू अभी लास्ट क्या थी 11। ठीक है, अब अगर मैं वापस से ये स्टेटमेंट लिखूं, लेकिन प्री इंक्रीमेंट मैंने ऑपरेटर अब इस केस में यूज किया, तो क्या होगा, a की लास्ट वैल्यू 11 थी, तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हुआ, देन क्या होगा, जो भी राइट हैंड साइड का रिजल्ट रहेगा वो किस में असाइन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मैं a और c दोनों वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करूंगी, तो आंसर में मुझे 12 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो अभी तक हम यूज करते हुए आए हैं। लेकिन अब इनको ओवरलोड कैसे करेंगे वो अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, हमने सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर को तो डेफिनेटली ओवरलोड करना सीखा था, लेकिन वहां पर कुछ क्लैरिफिकेशन या मैं यूं कहूं कि कुछ क्लासिफिकेशन हमने वहां पे कुछ उसके लिए अलग से कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था, हमने एक ही सिंपली इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना सीखा था। ठीक है, उसी में हम प्री यूज करें या पोस्ट यूज करें, कोई भी एरर हमें नहीं शो हुई थी, या कोई भी इस तरह से हमने कोई डिवीजन अलग से नहीं पढ़ा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास नम नाम से क्रिएट की है। ठीक है, जिसमें कि अगेन डेटा मेंबर ए, जो प्रीवियस क्लास में हमने क्लास यूज की थी वही मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, ए डेटा मेंबर मैंने डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पर मैंने सिंपली एक शो नाम से मेथड क्रिएट किया है, जो कि डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करेगा। लाइकवाइज मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में दो कंस्ट्रक्टर्स भी क्रिएट किए हैं, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। ठीक है, अब अगर हम इसी क्लास की बात करें, तो मैंने यहाँ पर प्री और पोस्ट दोनों इंक्रीमेंट ऑपरेटर को क्या किया है, ओवरलोड किया है। ठीक है, अब देखें हम इसमें क्लैरिफाई कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सा प्री है और कौन सा पोस्ट है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो दो अलग अलग मैंने ऑपरेटर फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, प्लस प्लस और यहाँ पर भी प्लस प्लस। ठीक है, अब दोनों केस में हमने क्या किया है, सबसे पहले रिटर्न टाइप मेंशन किया है, यहाँ पर भी रिटर्न टाइप, देन ऑपरेटर कीवर्ड हमें मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब
अगर मैं बात करूं प्री और पोस्ट की, तो देखिए प्री के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस प्लस जो ऑपरेटर है वो मेंशन करना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोस्ट की, तो देखिए पोस्ट के केस में आपको इस पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन के सिंटेक्स में इंट मेंशन करना जरूरी है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंट ही आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी किसी भी डेटा टाइप का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए हमें ये सिंटेक्स को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, और प्री के लिए हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ भी मेंशन नहीं करना होता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स हमें कोई भी पास नहीं करना होता है। ठीक है, अब देखें अब होगा क्या। मैंने यहाँ पर प्री जो आपको इंक्रीमेंट का कंसेप्ट समझाया था, मैंने उसी को ही यहाँ पर यूज किया है। कैसे यूज किया है इस पर्टिकुलर फंक्शन में, उसको देख लेते हैं। लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंपली एक जो क्लास थी हमारे पास में नम नाम से, तो उसी का ही यहाँ पर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, टी नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही होता है। तो मैंने इस क्लास में पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए थे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नॉन पैरामीटराइज। क्यों, क्योंकि मैंने कोई भी पैरामीटर इस ऑब्जेक्ट को पास ही नहीं किया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और सिंपली इस पर्टिकुलर कौन सा जो हमारे पास में टी ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर ए में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, इनिशियली 0। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ में हमने डेटा मेंबर को यूज किया और उसकी वैल्यू को इस तरीके से यहाँ पर क्या किया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर मैं बात करूं सिंपली यहाँ पर इस वैल्यू की, ठीक है, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या मेंशन किया है, प्री इंक्रीमेंट के लिए देखें मैंने क्या किया है, प्लस प्लस ए। तो ये तो शो कर रहा है कि ये प्री इंक्रीमेंट का काम हो रहा है। ठीक है, अब प्री इंक्रीमेंट को मैंने किस में स्टोर करवा दिया है, टी डॉट ए। टी ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। ठीक है, टी ऑब्जेक्ट है और टी ऑब्जेक्ट का कौन सा डेटा मेंबर हम यूज कर रहे हैं, ए। अब यहाँ इस कंसेप्ट में समझने वाली बात ये है कि मैंने क्लास के अंदर ही क्या किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अब देखें मैं क्लास के जितने भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, इस पर्टिकुलर क्लास का जो प्राइवेट डेटा मेंबर है ए, मैंने उसको यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, और ए प्लस प्लस जो है सिंपली ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने क्या बोला, बट उससे पहले ये लास्ट जो लाइन है वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब ए में प्लस प्लस हुआ और ये वैल्यू जाके किस में असाइन हो जाएगी, टी के ए में, यानी कि इस टी ऑब्जेक्ट जो हमने इसी क्लास के फंक्शन में क्रिएट किया था उसके सिंपली ए डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन हो गई 13। ठीक है, और सिंपली रिटर्न भी हमने करवा दिया टी को। पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होता है, टी डॉट ए तो हम लिख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप में क्या लिखा है, नम, और नम क्या है, क्लास का नाम। तो मतलब ये अंडरस्टूड है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है, अगर आप सिंपली ए को रिटर्न करवाना चाहते हैं, टी डॉट ए लिखेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आपको डेटा टाइप भी चेंज करना होगा, रिटर्न टाइप जो है सिंपली वो भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो रिटर्न हो गया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि ये सिंपली फंक्शन कॉल कैसे हुआ है। ठीक है, कैसे कॉल होगा और उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो बात करते हैं मेन की। ठीक है, यहाँ तो हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है, कॉलिंग करना जरूरी है तभी तो फंक्शन का यूज हम कर पाएंगे, अदरवाइज तो फंक्शन बना के रखने का कोई भी पर्पस नहीं है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, पर्टिकुलर मेन फंक्शन में नम क्लास का ऑब्जेक्ट p नाम से क्रिएट किया है और उसमें असाइन कर दिया 12। यानी कि अब इस केस में p डेटा मेंबर, p जो ऑब्जेक्ट है उसके a डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 12। हर एक ऑब्जेक्ट को डेटा मेंबर की अलग अलग कॉपी अलोकेट होती है कब, अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्लास में सी नाम का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं।
सी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर में इनिशियली क्या रहेगा, 0 वैल्यू रहेगी, ठीक है। और पी डेटा में जो पी ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर ए में यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, सिंपली 12, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट C इक्वल टू प्लस प्लस पी, ठीक है। अब देखें ये स्टेटमेंट इंटरनली कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि P ऑब्जेक्ट के साथ सिंपली प्लस प्लस जो कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो कॉल हुआ है, ठीक है। इस सिंटैक्स से कौन सा ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर ये कॉल होगा सिंपली इस तरीके से ये ऑपरेटर फंक्शन, ठीक है। अब कैसे पता चला यही कॉल होगा, क्योंकि हमने प्री इंक्रीमेंट यूज किया है। अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करते तो जो प्लस प्लस का सिंबल है वो पी के जस्ट बाद हमें प्लेस करना होता, उस केस में ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल होता, ठीक है। लेकिन अभी मैंने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं P ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू की और C ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू की, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये ऑपरेटर फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, ठीक है। जब ये कॉल होगा तो देखें सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैंने, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट समझाया भी था इस केस में, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने के साथ जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी उसको मैंने चेंज करवा दिया इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो प्लस प्लस ए, अब ये ए किसका है और ये किसका है, ये तो हमें समझ आ गया कि ये तो टी ऑब्जेक्ट का ए है, लेकिन फिर ये ऑब्जेक्ट ये जो डेटा मेंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है। तो देखें यहाँ पर इस केस में हमने क्योंकि पी और सी दो ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, लेकिन प्लस प्लस हमने कौन से ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया है, हमने यूज किया है पी ऑब्जेक्ट के साथ में। पी ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को पुट किया है, इसीलिए पी ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर है ए, ठीक है, उसी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यूज में आएगी। तो उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, 11। ये देखें पी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर ए की वैल्यू थी 12, सॉरी यहाँ पर 11 नहीं है 12 है, ठीक है। अब ये जो 12 वैल्यू है यहाँ पर किस तरीके से इंटरप्रेट होगी, सिंपली मैंने प्लस प्लस किया है तो 12 वैल्यू किससे इंक्रीमेंट हो जाएगी, उसकी वैल्यू किससे इंक्रीमेंट हो जाएगी, एक वैल्यू से या एक नंबर से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो टी डॉट ए है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है। और देन हमने रिटर्न करवा दिया सिंपली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, इसके डेटा मेंबर ए की वैल्यू कितनी हो गई थी, 13। 13 वैल्यू यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ये ब्लॉक जो है वो रिटर्न हुआ, और किसके अंदर जाके असाइन हुआ, किसने जाके असाइन हुआ, ये असाइन हुआ सी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो देखिए पहले जो सी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था, अगर हम इसको समझें तो देखें सी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू इनिशियली हमारे पास में 0 थी, ठीक है। लेकिन अब इस केस में सी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसके डेटा मेंबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, ठीक है। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होगा कि हमें नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्यों है, ठीक है। हम इसको करंट ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते थे, लेकिन फिर हमें यहाँ पर हम चाहे तो वैल्यू रिटर्न नहीं भी करवाते और वैल्यू रिटर्न भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू रिटर्न करवाने के साथ ये कंसेप्ट समझाया है, ठीक है। अब देखें अब इस केस में यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्लस प्लस पी की, तो मैंने यहाँ पर सी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है, सिंपली इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो अब किस में असाइन हो जाएगा, सी में। क्यों असाइन हुआ, क्योंकि ये ऑपरेटर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो कि हमने इसी ब्लॉक में क्रिएट किया था, ठीक है। मैंने इस ब्लॉक में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था टी नाम से, तो वही ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न भी करवाया और उसके डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 13, ठीक है। अब देखें अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात रह जाएगी
अब इस केस में अगर मैं C और P दोनों की वैल्यू को शो करूंगी तो देखें अब इस केस में यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमें क्या डिस्प्ले होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पर ए दो मैंने 2 बार प्रिंट करवाया है। एग्जैक्टली ये दोनों एक किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक तो बिलोंग कर रहा है सी ऑब्जेक्ट को और एक बिलोंग कर रहा है इस पी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, पहले इसकी वैल्यू पी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू 12 थी, अब यहाँ पर ये 13 हो गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं पोस्ट इंक्रीमेंट फंक्शन के कॉलिंग की, तो प्री इंक्रीमेंट का तो हमने आउटपुट देख लिया कि किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हम बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट की, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन कॉल करने वाले हैं? सिंपली ये डिपेंड करेगा कि हमने प्लस प्लस का जो सिंबल है या जो साइन है या इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो कहाँ पर प्लेस किया है। ठीक है, अगर हमने ऑब्जेक्ट के पहले प्लेस किया होता तो वो किस तरीके से वो कौन सा फंक्शन कॉल करता, प्री इंक्रीमेंट। अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के बाद इस प्लस प्लस इंक्रीमेंट फंक्शन को क्या किया है, प्लेस किया है, तो अब कौन सा ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, यानी कि ये पर्टिकुलर ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यही काम किया है जो सिंपली पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन काम, पोस्ट इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है जो काम करता है, मैंने भी इस पर्टिकुलर फंक्शन के कोड में यही काम किया है। देखें कैसे कॉल हुआ और कैसे क्या काम किया गया, देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक डी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की इनिशियली वैल्यू मैंने यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो 12 मैंने यहाँ पे असाइन की है, मतलब डी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ में जो क्लास का डेटा मेंबर है ए, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 12। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की वैल्यू कौन सी हो गई, जो कि हमने ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई की थी या पास की थी एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो यानी कि 12 वैल्यू यहाँ पर असाइन हो गई, किसमें असाइन हुई, इस डी ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर में। ठीक है, ये अभी इसकी करंट वैल्यू हो गई। अब मैंने इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मेंशन किया है उसमें लिखा C इक्वल टू डी प्लस प्लस। तो मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट काम में आ रहे हैं, एक तो C एंड D। ठीक है, ये D प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, कौन सा ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा इस केस में, पोस्ट इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स मैंने आपको समझा ही दिया कि यहाँ पर इंट जो है वो आपको मेंशन करना जरूरी है, कब, अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट का जो कंसेप्ट है इंप्लीमेंट करना चाहें। जब हम डिक्रीमेंट पढ़ेंगे ऑपरेटर प्री और पोस्ट, उसके केस में भी, पोस्ट के केस में भी हमें यहाँ पे इंट ही क्या करना होगा, एज अ आर्ग्यूमेंट मेंशन करना होगा। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर इस ऑपरेटर फंक्शन के एग्जीक्यूशन की, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, C इक्वल टू डी प्लस प्लस। तो सबसे पहले डी ऑपरेटर, डी ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया है, प्लस प्लस ऑपरेटर यूज किया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आप किस तरीके से समझेंगे इसको। अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब क्योंकि क्लास में ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो मैं विद इन अ क्लास, तो क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डेफिनेटली एक्सेस कर ही सकती हूँ, ये मैंने समझाया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के साथ ए डेटा मेंबर को यूज किया। अगर यही मैं यहाँ पर लिखती, मैं इस तरीके से लिखती सी डॉट ए, यहाँ पर अगर मेन में मैं ऐसे प्रिंट करवाती सी आउट, और मैंने अगर स्टेटमेंट मेंशन किया होता इस तरीके से सी डॉट ए, तो ये एरर होती। क्यों एरर होती, क्योंकि क्लास के बाहर हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस कंसेप्ट की बात करूं तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, और
सिंपली नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर मैंने क्या किया है, t डॉट a लिखा है और इक्वल करके a प्लस प्लस मेंशन किया है। यानी कि सबसे पहले तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट की बात करूं, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस तो बाद में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, तो प्लस प्लस हमारे पास में बाद में एग्जीक्यूट होगा, और सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके डेटा मेंबर की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। क्यों है 0? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब क्योंकि एक भी आर्ग्यूमेंट तो सेंड किया ही नहीं है मैंने, ठीक है, ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो डेफिनेटली नॉन पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है, बिना आर्ग्यूमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है, वो कॉल होगा, जिससे कि क्या होगा, टी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर ए की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। तो मैंने देखे यहाँ पर यही लिखा है कि इनिशियली 0 वैल्यू रहेगी, ठीक है, टी के ए डेटा मेंबर में। अब उसके बाद a प्लस प्लस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले t डॉट a में वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। कितनी वैल्यू थी, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले d जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर की वैल्यू है 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिंपली वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी, 12, ठीक है। अब वैल्यू 12 असाइन हो गई। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस प्लस, इसका क्या मतलब होगा कि जिस ऑब्जेक्ट ने ये ऑपरेटर फंक्शन कॉल किया, उसके डेटा मेंबर a में प्लस प्लस हो जाए। यानी कि अब उसकी डेटा मेंबर की वैल्यू लास्ट कितनी थी, 12, और अब कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर रिटर्न करवा दिया t को, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाए। अभी मैंने समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाते तो रिटर्न टाइप में क्या आएगा, क्लास का नाम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ मतलब कि पूरा का पूरा ब्लॉक रिटर्न हुआ, और इस ब्लॉक में ए डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी थी, करंट 12, ठीक है। तो अब ये सिंपली जब ब्लॉक रिटर्न होगा तो किस में जाके असाइन हो जाएगा, सी में, ठीक है। तो अब सी के ही ए डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अगर हम दोनों को डिस्प्ले करवाएंगे, सी डॉट शो और डी डॉट शो। अगर मैं ये दोनों फंक्शंस इन ऑब्जेक्ट्स के साथ में कॉल करूंगी, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले मैंने सी डॉट शो लिखा है, मतलब कि सी जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर की वैल्यू कितनी थी, जो कि टी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमने रिटर्न क्या करवाया, टी को ही रिटर्न करवाया था। तो अभी किस में जाके असाइन हुआ है, ये असाइन हुआ है इस सी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सी ऑब्जेक्ट में जाके असाइन हो गया, और सिंपली यहाँ पर सी डॉट शो जब मैं करूंगी तो यहाँ पे रिजल्ट में आपको क्या डिस्प्ले होगा, 12, ठीक है। देन इस स्टेटमेंट में, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें, तो मैंने बताया था कि बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो करंट ऑब्जेक्ट जो भी था उसके डेटा मेंबर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इस केस में यहाँ पर जो सिंपली हमारे पास में डी डॉट शो है, मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के शो फंक्शन इस ऑब्जेक्ट को शो फंक्शन के साथ में अगर कॉल करूंगी, ठीक है, या मैं यूं कहूं कि शो फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगी इस ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 वैल्यू थी वो ओवरराइट हो चुकी होगी 13 से। अब इस केस में यहाँ पर रिजल्ट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 13, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके आउटपुट में 13 ही हमें विजिबल हुआ। तो इस तरीके से प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो है वो काम करेगा। डिक्रीमेंट के केस में भी यही सिनेरियो रहेगा, बस वहां पर हमारे पास में कोड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी फंक्शन को लिखने का तरीका हमारे पास में यही रहेगा, सिंटैक्स जो है वो वही रहेगा जो कि अभी हमने जस्ट इंक्रीमेंट के केस में देखा था, ठीक है। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए।
आपको सिर्फ इतना समझ आना चाहिए कि फंक्शन का लिखने का तरीका क्या रहेगा, सिंटैक्स क्या रहेगा। बाकी कोड तो आपको पता ही है कि इंक्रीमेंट, प्री और पोस्ट कैसे काम करता है, तो मैंने उन फंक्शंस में वही कोड लिखा है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें प्री और पोस्ट डिक्रीमेंट की, ठीक है, तो डिक्रीमेंट तो हमें पता है सिंपली माइनस माइनस, हम इस तरीके से क्या करते हैं, ऑपरेटर को यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं प्री और पोस्ट की बात करूं तो वो इस प्रोग्राम में नए कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में मैंने प्रीवियस प्रोग्राम को एज इट इज मेंशन किया है। शो फंक्शन दोनों कंस्ट्रक्टर एज इट इज प्रीवियस प्रोग्राम के यहाँ पर मैंने यूज किए हैं, ठीक है। अगर मैं प्री और पोस्ट और डिक्रीमेंट की बात करूं तो देखें दोनों के सिंटैक्स में डिफरेंस क्या है, लिखने का तरीका जो है वो सिंटैक्स, या मैं सिग्नेचर की बात करूं तो यहाँ पर पोस्ट के केस में मैंने क्या किया है, सिंपली इंट जो कीवर्ड है या जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है उसको मेंशन किया है, ठीक है। जबकि प्री के केस में हमें यहाँ पर कुछ भी क्या नहीं करना होता, अलग से डिफाइन करना नहीं होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं देखिए प्री और पोस्ट की, तो उनको कॉलिंग से समझ लेते हैं, ठीक है। कोडिंग तो आप खुद भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि अगर प्री है तो सिंपली क्या करो, पहले आप प्री इंक्रीमेंट लगा दो और ऑब्जेक्ट में असाइन कर दो, ठीक है। अगर पोस्ट है तो देखें जैसे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट का कोड किया था वैसे ही मैंने यहाँ पर एज इट इज कोड किया है, बट इस केस में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। और कौन सा डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो फंक्शन का कोड तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, जैसे हमने फंक्शन बनाना सीखा था उसका कोड लिखना सीखा ही था, तो यहाँ पर कोड तो आप लिख सकते हो, लेकिन इन ऑपरेटर फंक्शन का सिंटैक्स जो है वो आपको समझ आना चाहिए कि सारे सिंटैक्सेस में क्या डिफरेंस है, कैसे किसका सिंटैक्स हमें लिखना होगा, ये यहाँ पर मेन समझने वाली बात है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगेन इस पर्टिकुलर क्लास के एग्जीक्यूशन की, तो मैंने सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की हैं पी एंड सी के नाम से, ठीक है। तो अब कौन सा डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ है, ये सिंपली स्टेटमेंट से हमें समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है माइनस माइनस पी, तो डेफिनेटली प्री इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर फंक्शन है, सॉरी प्री डिक्रीमेंट नॉट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है। अब कौन से ऑब्जेक्ट के साथ ये फंक्शन कॉल हुआ था, ये देखें माइनस माइनस पी का क्या मतलब है कि पी फंक्शन कॉल, पी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है इस माइनस माइनस फंक्शन को। कौन से माइनस माइनस फंक्शन को, सिंपली प्री डिक्रीमेंट फंक्शन को, ठीक है। तो करंट ऑब्जेक्ट का ए जो है वो यहाँ पर यूज में आएगा, और करंट ऑब्जेक्ट का जो ए है उसकी डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर 12 थी, ठीक है। यहाँ मैं यूं अगर लिख यहाँ पे मेंशन कर दूं तो देखिए इस केस में ए की वैल्यू सिंपली तो 12 है हमारे पास में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टी ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पर क्या है, टी ऑब्जेक्ट सिंपली मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में टी डॉट ए लिखा है मैंने और इक्वल करके माइनस माइनस ए लिखा है। तो अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा, पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, देन जो भी रिजल्ट रहेगा उसका वो इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू 12 थी, ठीक है। अब कितनी हो जाएगी 11, और वो 11 वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, ए में तो ऑलरेडी असाइन हो ही चुकी है, तो ए की वैल्यू 12 से हटके कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 11, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सिंपली ए जो हमारे पास में करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी उसमें यहाँ पे चेंज हुआ, और सिंपली मैंने रिटर्न करवा दिया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो पूरा का पूरा टी नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न हुआ, और रिटर्न होके किस में असाइन हो गया, जहां से कॉलिंग हुई थी तो यहीं से कॉल हुआ था, टी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था, ठीक है। अब जो रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर असाइन हो जाएगा। तो अब इस केस में मैं अगर ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ तो क्लास में शो नाम से फंक्शन मैंने क्रिएट कर रखा है, उसको सिंपली कॉल किया है, ठीक है। तो सबसे पहले सी ऑब्जेक्ट के साथ ये शो फंक्शन किया तो उसकी डेटा मेंबर की वैल्यू डिस्प्ले होगी, देन पी ऑब्जेक्ट के साथ मैंने शो फंक्शन को कॉल किया है, तो देखें दोनों
ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर कितनी डिस्प्ले हो गई, 11। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन भी क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, कि पहले सिंपली जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जब मैंने लिखा डी माइनस माइनस, तो सिंपली डी के बाद में मैंने माइनस का साइन प्लेस किया है। ठीक है, डिक्रीमेंट का जो साइन है वो बाद में प्लेस किया है, तो डेफिनेटली पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा। इसका कोडिंग जो है वो बिल्कुल पोस्ट इंक्रीमेंट जैसा ही मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, बस ऑपरेटर चेंज किया है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, सिंपली पहले वैल्यू असाइन होगी टी के ए डेटा मेंबर में, देन डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब इस केस में जो ए की वैल्यू है, अगर इनिशियली ए की वैल्यू की बात करूं, ये सिंपली कॉल हुआ था डी ऑब्जेक्ट के साथ, तो डी ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है, 12। ठीक है, तो अब इस केस में सबसे पहले यहाँ पर डी ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की वैल्यू 12 थी। ठीक है, पहले टी के ए में वैल्यू असाइन होगी, तो 12 एज इट इज जो है वो असाइन हो जाएगा यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नेक्स्ट अगर बात इस स्टेटमेंट की बात करूं, देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं टी के ए की, तो उसकी वैल्यू तो 12 ही थी, तो देन जो 12 वैल्यू वाला ब्लॉक है, यानी कि जो टी ऑब्जेक्ट है वो ही रिटर्न होगा। रिटर्न होने के साथ ही यहाँ पर जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था, कहां से कॉल हुआ था, यहाँ से, इस स्टेटमेंट से, तो सी में ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, और रिजल्ट में हमें 12 और 11 ये दो अलग अलग वैल्यू शो होंगी। कब, जब हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ में शो फंक्शन को कॉल करेंगे। इसी तरीके से प्री और पोस्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये चार हमने अलग अलग फंक्शंस दो प्रोग्राम्स में देखे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर सकते हैं। ये देखें, रिजल्ट में 12 और 11 शो हो जाएगा। अगर हम पोस्ट और प्री अलग अलग ऑपरेटर फंक्शन नहीं बनाते, तो हम सिंबल को चाहे ऑब्जेक्ट के पहले प्लेस करें या बाद में प्लेस करें, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑपरेटर फंक्शन बनाया है, तो प्री और पोस्ट के केस में एक ही ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा। लेकिन अगर हम दोनों ऑपरेटर फंक्शन को अलग अलग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो कब कौन सा ऑपरेटर फंक्शन कॉल होगा, ये डिपेंड करेगा हमने सिंबल को कहां पर प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग को डिस्कस करेंगे।